वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा, जो कि एयरफोर्स और नेवी इन सभी एग्जाम्स के लिए बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज ये चल रही है। तो इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस आते हैं डेली। आप रेगुलर इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लगाइएगा, इससे आपका इंग्लिश और बेहतर हो जाएगा। और जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसे आप कंटिन्यू करते रहिएगा। यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। और पहला क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। ये लिखा है, देखो, फॉर बेटर और वर्स। ये इसका मतलब बताना आपको। ईडियम्स एंड फ्रेजेस है कि फॉर बेटर और वर्स इसका मतलब क्या होगा। जल्दी से सोच के बताइएगा, आराम से, थोड़ा सा गलत नहीं होना चाहिए कि फॉर बेटर और वर्स। देखो, फॉर बेटर और वर्स का मतलब होता है ऑलवेज, यानी कि हर कंडीशन में, हमेशा, हर स्थिति में होता है। मतलब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो उसे बोलते हैं फॉर बेटर और वर्स। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज। यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम याद कर लीजिएगा, मैंने क्या बोला, फॉर बेटर और वर्स मतलब ऑलवेज होता है इसका मतलब। अब आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि इन अ नटशेल। अब इन अ नटशेल का मतलब क्या होता है, ये आप सभी को पढ़ करके याद कर लेना। अगर नोट करना है तो आप एक कॉपी बना लीजिए, ताकि इन सारे क्वेश्चंस को आप एक ही बार में याद कर सकें। ठीक है, तो ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, इन्हें आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अच्छा, अब इन अ नटशेल का मतलब होता है ब्रीफली, मतलब बहुत ब्रीफ में, बहुत संक्षिप्त में। अंडरस्टैंड। आप कोई भी जानकारी अगर पुलिस विभाग में, अगर कोई बड़ा अफसर कोई भी क्राइम के बारे में अगर बताते हैं, जैसे एसपी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्रीफ करते हैं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो याद हो जाएगा आपको, मैंने क्या बोला, इसका ब्रीफ होता है इन अ नट शेल। आगे बढ़ जाइएगा। आगे और क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है कि एट द 11th आवर। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को तो यार याद ही कर लीजिएगा कि एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है। देखिएगा, घड़ी के अंदर 12 होते हैं ना। अब 12 का मतलब पेपर आपका 12 बजे स्टार्ट हो रहा है और आप 11 बजे स्टार्ट कर रहे हैं अपने काम को याद करना कोई चीज़। तो आप ये समझ सकते हैं कि एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है कि 12 से जस्ट 1 घंटे पहले आप काम स्टार्ट किया आपने। इसका मतलब क्या होगा, एट अ लेट स्टेज आपने, या एट अ लास्ट स्टेज, अंतिम वक्त। मतलब बहुत ही लेट, बात लेट की हो रही है, लास्ट स्टेज की हो रही है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एट अ लास्ट, एट अ लेट स्टेज इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। मतलब अंतिम क्षण में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए वाला हो जाएगा आंसर। अब देखिएगा, आगे एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आप सभी पहले सोच के बताइएगा कि इसका क्या होगा। ही सैड आई डैश यूज हिज कार वेन एवर आई वॉन्टेड। पूरे प्रश्न को पढ़िएगा आगे से पीछे तक, तब आपको ये समझ में आएगा कि आप इसमें मॉडल प्रेजेंट का लगाएंगे या फिर पास्ट का लगाएंगे। तो याद रखिए। अब देखिएगा, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट प्लीज़ इसे आप आसानी से नहीं कर सकते, इसमें कुछ गलती होने की गुंजाइश है। देखिएगा, क्वेश्चन है, ये यहाँ पर लिखा है कि ही सैड आई डैश यूज हिज कार वेन एवर आई वॉन्टेड। मतलब जब भी मैं चाहता था, जब भी मैं चाहता हूँ, तब मैं उस कार को यूज़ कर लेता था। मतलब पास्ट की बात कही गई है। तो अब आप एक चीज़ समझिएगा, मैं जो बोलता हूँ उस चीज़ को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। देखो, यहाँ पर लिखा है सैड, यानी आगे वाला जो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट में है। तो और देखिएगा, लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में है। तो ये कंडीशन होती है कि जब पहले वाला पार्ट अगर कोई पास्ट में होता है और लास्ट वाला भी अगर पार्ट है वो भी पास्ट में है, तो यहाँ पर ये तो बात क्लियर है कि इसमें जो भी वर्ब आएगा वो पास्ट का आएगा। अब देखिएगा, पास्ट में एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि यानी कि ये जो है ना, ये जो आपका जो कैन है, कैन और बिल, यानी ये दो वाले ऑप्शंस तो ये तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रेजेंट को शो करते हैं, फ्यूचर को शो करते हैं। तो मुझे पास्ट ही लगाना है, या तो कुड लगेगा या वुड लगेगा। अब इन दोनों में से क्या होगा, जहाँ पर भी संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर कैन या फिर मे लगाते हैं, तो उसका पास्ट क्या होगा, यहाँ पर पास्ट होता है, कैन का कुड होता है। तो यहाँ पर बी वाला एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर बुड नहीं होगा, बिल का बुड होता है, वो संभावना नहीं बताता, इसलिए संभावना बता रहा है कि जब भी मैं चाहता हूँ ना, तो उसकी मैं उसकी कार को इस्तेमाल कर लेता था। तो यानी कि ये एक संभावना को व्यक्त करता है, इसलिए यहाँ पर कुड वाला एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखिएगा, आगे और भी क्वेश्चंस हैं। अब देखिए आगे जो क्वेश्चंस बचे हैं 10 क्वेश्चन, उन्हें आप गलत मत करिएगा, ये आपके लास्ट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप सही करना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर रखे हैं ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। अब देखिएगा क्वेश्चंस को मैंने हाईलाइट किया। 5वां क्वेश्चन है, इसे आपको बताना है कि वी हैव बीन वर्किंग हेयर फ्रॉम 2002। इस तरह का अगर कोई सेंटेंस हो, ये प्रश्न बहुत प्रचलित है, पेपर में आता है। अच्छा, इसमें 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, उन्हें आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। देखिएगा होता क्या है कि सिंस फॉर प्लस अगर टाइम दे रखा है तो आप याद रखना इसमें हैज़ बीन, हैव बीन, आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो या तो वो कभी तो हेल्पिंग वर्ब से पूछ लेता है, कभी सिंस फॉर से पूछ लेता है, बस इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। वो क्या करता है, इज़ारएम दे देता है, लास्ट में सिंस फॉर टाइम लिख देता है। तो आपको याद कर लेना है वहाँ पर कि हैज़ बीन या फिर हैव बीन आएगा, ठीक है। प्रायोरिटी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की देनी, ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। फिलहाल में मैं बात करता हूँ कि वी हैव बीन वर्किंग, इस जगह पर आपको बताना है। तो देखिए ऐसा कोई टाइम दे रखा हो जो बिल्कुल फिक्स है, उसे आप बदल नहीं सकते, तो वहाँ पर हमेशा आप उससे पहले सिंस लगाते हैं, ना कि फॉर, ना कि फ्रॉम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, ना ही फॉर होगा, सिंस लगाते हैं तो हमारा ए वाला एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। जो भी वक्त जैसे 2002 है, इसे बदल तो नहीं सकते ना, ये एक ईयर है, बदल नहीं सकते, इसलिए सिंस आया। जिसे आप चेंज कर सकते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, पॉसिबिलिटी नहीं 99% वहाँ पर फॉर आता है, एफ आर वाला। चलिएगा आगे बताता हूँ। आगे है समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, यानी ऐसी कोई चीज़ है जिस पर विश्वास करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। बता देता हूँ, इनक्रेडिबल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब वही कहते हैं ना, अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, बड़ी अच्छी चीज़ है, कोई अद्भुत चीज़ है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा बताओ, इनक्रेडिबल हो जाएगा बी वाला। अब जो बाकी ऑप्शंस हैं उन्हें मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इनएविटेबल, इन्हें आप याद कर लेना भाई, याद करने में वक्त लगेगा। इनएविटेबल का मतलब जिसे टाला ना जा सके, ठीक है। एक है सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब जिसमें संदिग्ध हो, थोड़ा शकी या फिर संदेह टाइप का। इम्पॉसिबल, जो असंभव हो, याद हो जाएगा। आगे देखेगा, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। अब सी लेवल से ऊपर की हाइट को वो पूछ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी हाइट जो सी लेवल, समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई अगर है तो उसे ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। जब आप नेवी में नौकरी करेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड वाले, तो उनको ऑल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इनसे डेली रेगुलर काम मतलब आपको सीखने को मिलेगा। रेगुलर आपको जो है ये चीज़ें थोड़ा सुनने को मिलेंगी। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, इन चीज़ों को। फिलहाल में समुद्र तल से अगर किसी वस्तु की ऊंचाई मापनी है तो उसे ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो सर्टिट्यूड क्या होता है, याद कर लो। सॉरी, सर्टिट्यूड का मतलब होता है एकदम निश्चित कोई चीज़ होती है। एक होता है लैटिट्यूड, मतलब वही अक्षांश होता है। लॉन्गिट्यूड होता है देशांतर, अक्षांश। तो इस चीज़ को आप याद रखना, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। चलिए आगे बढ़ जाएगा। अब आपको ये आर्ट वाला है और इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इस पूरे में, कि इसमें रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होगी, एकदम करेक्ट क्या होगी रेस्टोरेंट की स्पेलिंग। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जब आप याद करते चले जाएंगे तो सारी स्पेलिंग्स भी याद होती चली जाएंगी। प्रैक्टिस करना पड़ता है इनको। देखो इन चारों को आप पढ़ लेना। रेस्टोरेंट में होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्पेलिंग इनमें से, चलो देखते हैं। नहीं ये नहीं, ये वाला देखो, डी वाला। मतलब क्या हो जाएगा, रेस्ट, पहले तो लिखो रेस्ट, REST। अब रेस्ट तो लिखेंगे ना, तो ओ के लिए AU हो गया, और रेंट RANT। इस चीज़ को आप याद रखना, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। और बाकी ये वाली इनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, इसलिए नहीं है, बाकी डी वाला एकदम सही है आपका। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आप सबके लिए एरर वाला। आपने बोला सर कि आप एरर थोड़ा कम करा दीजिएगा, इसलिए मैंने अदर क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा दिया है। देखिए एरर अच्छा है, ये जितना आप ज़्यादा एरर को फाइंड करना सीख लेंगे उतना ही ज़्यादा इंग्लिश पर, ग्रामर पर पकड़ हो जाएगा। ये मेरा अपना विश्वास है, इसलिए मैं आपको एरर ज़्यादा कराता हूँ, ठीक है। एरर तो तभी फाइंड करेंगे जब आपको इंग्लिश ग्रामर आता होगा। तो इंग्लिश ग्रामर को सीखना मतलब एरर को सीखना, इस चीज़ को थोड़ा आप याद रखिएगा। चलो, माई माई कजिन सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी।
इस पूरे सेंटेंस में क्या कोई गलती नज़र आ रही है? हमेशा याद रखना, कुछ मत देखना, अगर कहीं सेंटेंस में कहीं कजिन सिस्टर वगैरह आ जाए ना तो समझ जाना उसी पार्ट में गलती है। तो इसमें क्या है ना, पार्ट होते हैं लेकिन मैंने लिखे नहीं, A B C ऐसे लिखे नहीं है। तो याद रखना कजिन के साथ कभी सिस्टर का इस्तेमाल नहीं होता, ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। ठीक है, याद हो जाएगा कि कजिन के साथ आपको सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कजिन के साथ, अच्छा कजिन के साथ भाई ना तो ब्रदर आता है ना सिस्टर आता है, याद रख लेना भाई। ठीक है, इनके साथ अगर आता है तो उसे आप हटा दीजिएगा, क्योंकि कजिन में ही सिस्टर और ब्रदर छुपा होता है। तो हमारा गलत वाला हमने पार्ट छांट लिया। आगे देखिए 10वां पार्ट है और ये आपको फाइंड करना है इसमें क्या गलती होगा। यू शुड हैव यूज्ड द मनी फॉर पेइंग योर डेट्स इंस्टेड ऑफ बाय अ बाइक। तो इस पूरे सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या गलती है। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ इसमें क्या गलती है। देखिए देखिए एक चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम पकड़ते हैं, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। ये आप देखिएगा यहाँ पर लिख रहा है फॉर पेइंग लिख रहा है ना, इस चीज़ में एक नोटिस करिएगा। फॉर क्या है, एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद जो ये आ रही है वर्ब वो आईएनजी के साथ में आ रही है, ऐसे करके जल्दी याद हो जाएगा। वैसे ही आप ये देखिएगा, अब इस वाले पार्ट को आप देखिएगा, इस वाले पार्ट को ऑफ जो है वो क्या है बताओ, जल्दी से बताओ। ऑफ जो है वो क्या है बताओ, ये प्रेपोजिशन है ना, इसके बाद जो ये वर्ब आ रही है वो कैसी आनी चाहिए, पहले की तरह जीरंड के साथ आती है, यानी आईएनजी के साथ आती है। अच्छा, अब ये रूल आपको याद करना है कि इंस्टेड ऑफ कहीं पर दिख जाए, इन स्टेड ऑफ, ये थोड़ा अलग है, इंस्टेड ऑफ कहीं दिख जाए तो इसके बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा आईएनजी के साथ आता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, यानी इंस्टेड ऑफ के बाद जो भी आएगा वर्ब वो आईएनजी के साथ आएगा। चलेगा दोस्तों सॉरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस पूरी पीडीएफ को मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके टेलीग्राम ग्रुप में। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी का स्कोर क्या रहा, और अच्छे क्वेश्चंस को मैं अभी जो है टाइप कर लेता हूं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को मैं ऐड कर सकूं। आपसे यही बस रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी भले लाइक मत करो, कुछ मत करो, बस ये जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उन्हें नोट कर लो और समझ लो कि सर क्या बता रहे हैं। ये बहुत बेहतर होंगे, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड मैं टाइम पर कर दूंगा। आप अकेले नहीं हैं, मैं आप सबके साथ में हूँ। थैंक यू सो मच।